जशपुर में जिला प्रशासन और वन विभाग के सहयोग से युवा वैज्ञानिक समर्थ जैन ने महुआ के इस्तेमाल से हर्बल सैनिटाइजर बनाया है। यह सैनिटाइजर कोरोना संक्रमण को रोकने के निर्धारित मापदंडों के अनुकूल है, क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा 60% से अधिक है। बताया गया है कि इसे इस्तेमाल करने का कोई नकारात्मक प्रभाव भी देखने को नहीं मिला है। जशपुर के कलेक्टर नीलेश क्षीर सागर ने बताया कि भारत के विभिन्न राज्यों में महुए का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। महुए में अल्कोहल की पर्याप्त मात्रा होने के कारण इसका ज्यादातर इस्तेमाल शराब बनाने में किया जाता है, लेकिन अब सैनिटाइजर बनाने में भी महुए का उपयोग होने से इसका संग्रहण करने वाले आदिवासियों को बेहतर आर्थिक लाभ होने की उम्मीद की जा रही है। जो जशपुर के एक युवा रिसर्चर है समर जी, उनके द्वारा तथा फॉरेस्ट विभाग के जो समूह है उनसे मिलके महुआ के से सैनिटाइज़र बनाया गया है। क्योंकि ये महुआ से बनाया गया है तो हर्बली है, उसमें केमिकल्स नहीं है, तो केमिकल्स के कारण जो ख़राब इफ़ेक्ट होते हैं स्किन पे उससे भी बचा जा सकता है। और ख़ास तौर पे जो WHO के गाइडलाइंस है कि सैनिटाइज़र में जितना % अल्कोहल की आवश्यकता है उसी तारतम्य में उसको बनाया गया है, तो बहुत ही अच्छा ये एक सैनिटाइज़र है। और इसमें जो लोकल प्रोड्यूस है महुआ उसको यूज़ किया जा रहा है। अभी कुछ उसमें बनाया गया है, भविष्य में आगामी कुछ दिनों में और ज़्यादा पैमाने पे बनाए जाएंगे। अभी ख़ास तौर पर जो पुलिस कर्मचारी उनको हमने बांटा है, भविष्य में उसको बेचने के लिए भी रखा जाएगा ताकि आम जनता के भी उसका लाभ मिले। जशपुर कलेक्टर ने यह भी बताया कि जल्द ही महुए से सैनिटाइजर का उत्पादन बड़े पैमाने पर करने की तैयारियां की जा रही हैं। देश में लॉकडाउन के कारण लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी जा रही है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में वन विभाग के कर्मचारी ग्रामीणों के घर जाकर ही वनोपज की खरीदी कर रहे हैं। इस तरह ग्रामीणों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए सरकार सीधे लोगों के घर तक पहुंच रही है। यह दृश्य हर किसी के लिए सुखद हो सकता है। बलरामपुर जिले के ग्रामीण भी जब वन विभाग के कर्मचारियों को पूरे साजो सामान के साथ अपने घर आते हुए देखते हैं तो उनके चेहरे भी खिल उठते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उन्हें जंगल से एकत्र किए गए वनोपज को बेचने के लिए अब सहकारी समिति तक नहीं जाना पड़ रहा है। ग्रामीण महिला समूहों द्वारा एकत्रित इन वनोपजों को वन विभाग द्वारा घर घर जाकर खरीदा जा रहा है और हितग्राहियों को तत्काल इसकी राशि का भुगतान भी किया जा रहा है। अपने वनोपज के बदले घर पर ही नगद राशि मिल जाने से ग्रामीण महिलाएं बेहद खुश हैं। पहले जाते थे बोहला में, कुछ फूल धवाई लोड़ते थे, जंगल में बहेरा हर्रा ये सब लेके जाते थे बोहला में बेचने, तो हम लोग को दिन भर भी टाइम लग जाता था और आने जाने में दिन भर लग जाता था। अब समूह वाले खरीदी कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छे से पैसा दे देते हैं। पहले हम लोग वन उपज जैसे लाख ढवाई फूल जो भी वन उपज संग्रहण करते थे तो उसको बेचने के लिए हम लोग रामानुजगंज बाजार में जाते थे और दिन भर समय लग जाता था। लेकिन अब वन विभाग के माध्यम से अभी समूह वाले घर घर आकर के वन उपज खरीदी कर रहे हैं। इसमें हम लोग को बहुत अच्छा साधन है और हमारा समय भी बच रहा है, प्लस घर घर आकर समूह वाले वन विभाग के माध्यम से वन धन के माध्यम से खरीदी करके ले जा रहे हैं। इसके लिए बहुत अच्छा हम लोग को साधन उपलब्ध हो रहा है। और अभी मैं लाही और हर्रा दवाई फूल बेचा हूँ और अभी मेरे को तुरंत समूह वाले नगद पैसा दे के गए हैं। रामानुजगंज के वन परिक्षेत्र अधिकारी अनिल सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भी वनोपज संग्रहण का कार्य जारी रखा गया ताकि ग्रामीणों को रोजगार और आजीविका का संकट न झेलना पड़े। लॉकडाउन की स्थिति में लोगों का जो वनोपज संग्रहण है अभी ये बिक्री नहीं हो पा रहा है बाहर में, तो शासन की योजना है कि वन धन केंद्र में यह लघु वनोपज आए और जो शासन का समर्थन मूल्य है उस मूल्य पर खरीदा जाए। आज की स्थिति में इस गांव के आसपास जो भी लघु वनोपज संग्रहण हो रहा है, इस ग्राम स्तरीय वनधन जो संग्रहण केंद्र है, यहाँ काफ़ी लघु वनोपज आया है और उनका जो समर्थन मूल्य है उसका तत्काल भुगतान किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को भी तत्काल आर्थिक सहायता उनको मिल जा रही है, जो भी उनकी लॉकडाउन की स्थिति में तत्काल जो भी पैसे की ज़रूरत है उसका उपयोग कर पा रहे हैं। इसमें जो महिला जो स्व सहायता समूह है इनको
जो वनोपज बिक्री है इसका शासन द्वारा निर्धारित कमीशन इनको दिया जाएगा। वनोपज संग्रहण में शामिल महिला समूहों को अधिक से अधिक वनोपज इकट्ठा करने के लिए वन विभाग द्वारा अलग से प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। वन विभाग के अनुसार इस वजह से प्रदेश के वन क्षेत्रों में इस बार पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में वनोपज का संग्रहण हो रहा है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है। रमजान का पवित्र महीना 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार देशव्यापी लॉकडाउन के कारण रमजान के दौरान मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने की व्यवस्था को बदलते हुए मस्जिदों के पदाधिकारियों ने रोजेदारों से अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस संबंध में प्रदेश के विभिन्न जिला कलेक्टरों ने अपने अपने जिलों में मस्जिदों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें रमजान के दौरान नमाज के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि रमजान के महीने में मुस्लिम समाज के लोग दिन भर रोजा रखते हैं, शाम को सूर्यास्त के साथ ही नमाज पढ़ते हैं और रोजा खोलने के बाद इफ्तार करते हैं। रायपुर में कलेक्टर द्वारा बुलाई गई बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी सहित विभिन्न मस्जिदों के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद मौलाना मोहम्मद अली फारूकी ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इस बार मस्जिदों में केवल चुनिंदा लोग ही आपसी दूरी का पालन करते हुए नमाज पढ़ेंगे, वहीं सभी रोजेदार अपने अपने घरों में नमाज अदा करेंगे। हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सारी मस्जिदों में बड़े एहतमाम के साथ पढ़ाई जाती है। इसमें काफ़ी तादाद में लोग जमा होते हैं, जिससे फिज़िकल डिस्टेंस में फ़र्क आता है और कोरोना में फ़िज़िकल डिस्टेंस की बेहद ज़रूरत है। इसलिए तय किया गया कि जिस तरह से शब बरात के मौके पर सारे लोगों ने अपने घरों में दुआएं पढ़ी, अपने घरों में नफिल पढ़ी, अपने घरों में इबादतें की, उसी तरीके से रमज़ान में भी लोग अपने घरों में इबादत करें, अपने घरों में नफिल पढ़ें और तरावी का भी एहतमाम अपने घरों में करें, जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, कम तादाद में लोग शामिल हो और घर वाले अपने बाल बच्चों को लेकर के तरावी का एहतमाम करें। इस तरीके से घरों में भी तरावी होगी। जिला प्रशासन से प्राप्त निर्देशों के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी ने बताया कि रोजे के दौरान मुस्लिम समाज के सभी लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव का विशेष रूप से ध्यान रखने को कहा गया है। बोर्ड ने भी समय समय पर एडवाइजरी जारी करती रही। अभी तक के टोटल 7 एडवाइजरी हमने जारी करी है। उसमें से एक एडवाइजरी स्पेशल रमज़ान के लिए भी है। रमज़ान का पवित्र महीना है, जिसमें लोग विशेष तौर से 5 नमाज के अलावा एक तरावी पढ़ी जाती है जो 20 रकात होती है। इस तरावी के नमाज में समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चूँकि धारा 144 सारे देश में लगी हुई है और लॉकडाउन का पालन करना भी अनिवार्य है। ये संक्रामक रोग जो है एक दूसरे के जरिए लगता है, इसलिए मस्जिदों में नमाज में भी अभी पाबंदी लगाई गई है। लोग अपने घरों पर नमाज पढ़ रहे हैं। इसका पूर्णतः रमज़ान में भी पालन किया जाएगा। उधर दुर्ग जिले में भी जिला प्रशासन ने सभी मस्जिदों को रमजान के संबंध में सावधानी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड ने भी नमाज पढ़ने और रोजा खोलने के दौरान सावधानियों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में भिलाई स्थित जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद इकबाल अंजुम ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देशों पर अमल करने के लिए सभी मस्जिदों में आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। लॉकडाउन भी है और कोरोना वायरस की वबा भी फैली हुई है। यह ऐसी बीमारी है कि एक दूसरे से टच होने से भी बेइज़्निल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी से ये दूसरा बीमार पड़ जाता है। इसीलिए इस बार हर साल की तरह वैसा माहौल नहीं रहेगा। बस मस्जिद में चंद लोग यानी 2-4 जो शासन प्रशासन से हम लोग को परमिशन मिला है, उतने ही लोग हम लोग तरावी पढ़ेंगे। बाकी लोग अपने अपने घरों में नमाज का एहतमाम करें, तरावी का एहतमाम करें और चूँकि इसी दरमियान जुमा भी आएगा, जुमा का भी एहतमाम करें। जब तक ये सिलसिला जारी है, अपने अपने घरों में ही नमाज का एहतमाम करें, रोज़े का एहतमाम करें और तरावी का भी घरों में ही एहतमाम करें। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी सभी मस्जिदों के पदाधिकारियों को रमजान के दौरान नमाज, रोजा और इफ्तार के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।